तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंतर्गत अपन चैप्टर नंबर 3, ये कौन सा चैप्टर है, ये अपने पटवार सिलेबस जो दे रखा है एग्जाम के अंतर्गत, उसी को यूनिट वाइज बांटा गया है, जिसमें से अपने यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने जिक्र करने वाले हैं। आप सबको पता है कि इससे रिलेटेड अपनी लगभग 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मैंने 65 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करवाए थे। 65 इसलिए करवाए थे क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन उसके 360 सॉल्यूशन के माध्यम से बताता हूं, यानी कि एक क्वेश्चन से अपन 5 क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम में घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन ने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 4 क्लासों के अंतर्गत। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर जाकर के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 1 और 2 है ये पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। अब बाकी बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 3 चल रही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कितने क्वेश्चन हो गए, अपने 65 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं साहब। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर है 66। देखो साहब क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 66 है, कंपाइलर क्या है। बताओ भाई साहब, कंपाइलर क्या है। तो इस यूनिट की जब स्टार्टिंग हुई थी पहले ही क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि कंपाइलर अपने कंप्यूटर के अंतर्गत 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो कंपाइलर क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अपने कंप्यूटर के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है, ठीक है। 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। तीनों की तीनों नाम याद रख लेना, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर तो क्या करता है, असेंबली जो भाषा होती है, असेंबली भाषा को किस में बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है। इसके अलावा जो इंटरप्रेटर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है। और जो कंपाइलर होता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। अब भाई साहब दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को बदल रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ, अंतर यह हुआ कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि इसको लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करता है, पहले एक लाइन का, फिर दूसरी लाइन का, फिर तीसरी लाइन का। जबकि जो कंपाइलर होता है ये पूरे के पूरे एक साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 ट्रांसलेटर हो गए, कौन कौन से, एक तो असेंबलर हो गया, एक इंटरप्रेटर हो गया और एक कंपाइलर हो गया, ठीक है। तीनों का नाम काम याद हो गया आपको, ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। ये सारे तो क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो साहब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर आपको पता चल गया भाई क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लेकिन अब देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन बी, देखो इसमें उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात है, कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है, जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसमें बदलने का काम करता है। अगर अपन सिंपल भाषा में देखें तो कंपाइलर होता क्या है, कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही कौन सा भाग होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये जो तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने बताए वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन में। ये देखो पटवार का क्वेश्चन था, ये 2017 की जो पटवार थी, पटवार मेन एग्जाम 2015 जो एग्जाम थी और उसका पेपर हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखो साहब, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। अब देखो आप सबको पता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि फोर्ट्रॉन क्या है। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि फोर्ट्रॉन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज थी इसका कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत प्रयोग किया गया था। आप यूनिट फर्स्ट पढ़ते हो कंप्यूटर का परिचय, उसमें अपन कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां पढ़ते हैं, ठीक है। उन 5 पीढ़ियों में से ध्यान रख लेना जो अपनी दूसरी पीढ़ी थी उसमें फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो फोर्ट्रॉन क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा है, और द्वितीय पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। और फोर्ट्रॉन का फुल यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है, बताओ भाई साहब। एक तो देर का फेयरबिट ट्रांसलेशन, एक होता है फॉर्मेट ट्रांसलेशन, एक होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक है फॉर्च्यून ट्रांसलेशन। बताओ भाई फोर्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रख लेना
क्या होता है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पटवार एग्जाम वही 2017 वाली में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 68 है सी भाषा क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही पूछेगा कि सी क्या है। सी को ऐसे ऐसे पूछेगा, सी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा जो फेमस पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। अपने पिछली 2-3 क्लासों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रख लेना, डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था, डेनिस रिची नाम का एक मतलब आविष्कारक था जिसने किसका आविष्कार किया था, सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। और इस सी लैंग्वेज होती क्या है, ये कुछ नहीं होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और इसका आविष्कार हुआ था तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सी लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि सी लैंग्वेज है क्या, तो ये कंप्यूटर की एक भाषा है। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार की भाषा है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा सी लैंग्वेज का क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी पीढ़ी में इसका उपयोग या आविष्कार हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग हुआ था। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इन सबका किस में हुआ था, तीसरी पीढ़ी में आविष्कार हुआ था। इससे अलावा सी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सी भाषा क्या हो गई, ऑप्शनों में देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। कौन सी हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले तो ये होता क्या है, कुछ नहीं होता। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो आपको पूछ ले कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा है, ये सॉफ्टवेयर है। ध्यान रख लेना कौन है, सॉफ्टवेयर है। अब अपन ने पढ़ा था यार सॉफ्टवेयर दो प्रकार के थे, कौन कौन से, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तो आपको इसमें बेसिक याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इतना तो पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो अपने को सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल याद करने हैं। कौन कौन से याद करने हैं, जैसे कि विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैक डोस हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यूनिक्स हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ध्यान रख लेना विंडो एनटी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये याद हो गया। अब इसका ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन का, क्या करते हैं। देखो जावा क्या है, तो जावा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा देखो इंटेल क्या है, इंटेल एक कंपनी का नाम है। इंटेल कौन सी है, इंटेल एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है, सीपीयू वगैरह बनाती है ना, तो एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा इसका प्रथम जो पूरी दुनिया में पहला प्रोसेसर खोजा गया था वो था इंटेल 4000। क्या नाम था, इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004 पहला खोजा गया माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सी कंपनी के द्वारा खोजा गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा। कहाँ की है, अमेरिका की है। और क्या पूछेगा, बस इतना ही है। ठीक है, और हाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो इंटेल 4004 है ये कितने बीट का था, तो ये 4 बीट का था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इंटेल के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। भाई होता क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको ये भी पता हो ना, जैसे जावा किया, तो आप आराम से ऑप्शनों से काट सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन 360 सॉल्यूशन के माध्यम से इन क्वेश्चनों को याद करते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करना। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो भी देखना। अगर आपको मतलब यूनिट 1 2 नहीं देखी है तो वो देख लेना। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से अपने प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और आप देख लेना एक बार, आपको मज़ा नहीं आए तो। ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपकी 1 मिनट लेना चाहूँगा। क्यों भाई, इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है आने वाले एग्जाम के अंतर्गत। आप सबको पता है कि पशु परिचर का रिजल्ट आया है। पशु परिचर के रिजल्ट के अंतर्गत आप सबको पता है कि उसके अंतर्गत क्या बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार का घपला हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
मेरा फ़र्ज़ है बताने का। मैं जब यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उनके साथ देना, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये हुई थी, जिसने दिया था उसको तो पता है सबको, बाकी मैं थोड़ा फटाफट से बता देता हूँ कि इसमें छठी जो शिफ्ट थी उसमें सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ऐसा मान लो। यानी कि अगर आप टॉप 1000 बच्चों को देखोगे तो उसमें से लगभग 900 बच्चे छठी शिफ्ट के हैं। कौन से बच्चे? 900 बच्चे कहाँ के हैं? फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें से भी अगर आप टॉप 100 निकालोगे ना, तो टॉप 100 के अंतर्गत एक भी बच्चा दूसरी शिफ्ट का नहीं है। पूरे के पूरे 100 शिफ्ट के, मतलब पूरे के पूरे छठी शिफ्ट के 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल भी न्याय नहीं है। छठी शिफ्ट वालों के 30-30 नंबर बढ़ा दिए और वहाँ पे अपनी जो ये चौथी शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थी, उनमें 15-15 नंबर घट गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। जहाँ पर बच्चों के 132 आ रहे थे, खुद को सेफ समझ रहे थे, उस हिसाब से वो रैंक से बाहर निकल गए। उनकी 30-30 हज़ार रैंक आ रही है कहीं की, तो ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो हो सकता है भाई, मान लो ठीक है आपके पटवार एग्जाम में एक शिफ्ट में हो जाए, आपका वीडियो एग्जाम भी एक शिफ्ट में हो जाए, लेकिन आगे फोर्थ ग्रेड भी आएगी, ठीक है। और पटवार एक वीडियो का, इनका तो कंपटीशन आप सबको पता ही है कितने कम पोस्ट है। तो आप फोर्थ ग्रेड भी दोगे, सीधी सी बात है। तो फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत सीधी सी बात है बहुत सारी शिफ्टों में होगा, तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन से ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, चाहे आपने पशु प्रेचर का एग्जाम दिया या नहीं दिया। आगे हो सकता है कि आपके साथ ही घटना घटित हो जाए। अब इससे ज़्यादा अपन इस बात पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब कोई चीज़ को या फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर जाती है? वो जाती है रिसाइकल बिन में। कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। तो जब आप कोई फाइल को डिलीट करोगे और वो रिसाइकल बिन में जाएगी, तो ये किस प्रकार का डिलीट हुआ? ये हुआ अस्थायी डिलीट। किस प्रकार का डिलीट हुआ? अस्थायी डिलीट। क्यों? क्योंकि अपन रिसाइकल बिन से वापस रिस्टोर कर सकते हैं उस चीज़ को। और अगर अपन रिसाइकल बिन से जाकर के उस चीज़ को डिलीट कर देंगे तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, स्थायी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मान लो कि कोई फाइल है, मान लो ये फाइल है, अब मेरे को इसको इस प्रकार से डिलीट करना है कि ये रिसाइकल बिन में नहीं जाए, परमानेंट ही डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी दबानी पड़ेगी। एक तो शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, साथ में अपने जो कीबोर्ड पर डिलीट का बटन होता है उस डिलीट के बटन को भी साथ में दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट प्लस डिलीट के माध्यम से अपन किसी भी फाइल को परमानेंटली स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बिना रिसाइकल बिन में गए वो सीधी की सीधी डिलीट हो जाती है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि मैंने, देखो अनुमान कह रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है कि ये क्वेश्चन अपने पटवार एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उच्च स्तर की भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, क्या होती है भाई साहब? हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? एक डिस्क स्थान निर्भर, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, या मशीनी स्वतंत्र, या मशीन पर निर्भर? बताओ भाई, अपन बहुत देर से पढ़ रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये है क्या? किस प्रकार की लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज? तो आपको ध्यान रख लेना, ये क्या है? एक मशीनी स्वतंत्र भाषा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, कौन कौन से, इंटरप्रेटर था और एक कंपाइलर था, ये दोनों क्या काम कर रहे थे? ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल रहे थे? मशीनी भाषा में। इसका मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ सकती, कंप्यूटर समझता ही नहीं है, तभी तो अपन उसका यूज कर रहे हैं मशीनी भाषा में बदलने का। तो कुल मिलाकर के ये मशीन से स्वतंत्र है, मतलब कि मशीन इस भाषा को नहीं समझ सकती। यानी कि ऐसी भाषाएं जिनको कंप्यूटर या मशीन नहीं समझ सकती उनको क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि अपन जो बोलते हैं ना, अपनी जो भाषा होती है मानवीय भाषा, वो भी क्या होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए पाथ क्या है? मतलब कि आपको नया फ़ॉन्ट स्थापित करना है तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस करोगे? बताओ भाई, आप क्या करोगे? स्टार्ट बटन में जाके, सेटिंग में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके फ़ॉन्ट, या फिर देखो 4 ऑप्शन आराम से देखो, ऑप्शन देखने की जरूरत है इसमें, आराम से ऑप्शन देखो और बताओगे भाई फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए आप क्या तरीका अपनाओगे। फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे? बताओ भाई, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट बटन दबाएंगे। अब देखो स्टार्ट बटन दबाने के बाद में वहाँ पे आता है कंट्रोल पैनल, आता है एक कंट्रोल पैनल आता है, उसमें अपन जाएंगे फ़ॉन्ट के अंतर्गत और फ़ॉन्ट में जाकर के नया फ़ॉन्ट स्थापित कर देंगे। अब इसमें देखो कंफ्यूज कहाँ होंगे अपन? यहाँ पे तो नहीं होंगे भाई, फ़ॉन्ट में जाके नया फ़ॉन्ट स्थापित कर देंगे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। स्टार्ट बटन भी अपन दबा देंगे, यह भी सबको पता है। अपन कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर सेटिंग बटन दबाएं, सेटिंग आएगा या फिर कंट्रोल पैनल आएगा। तो आपको याद रख लेना है कि जब भी आपको कोई फ़ॉन्ट नया स्थापित करना हो तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। ये याद कर लेना आप, तो सीधा भाई कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई यहां की। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73। देखो साहब,
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी भाषाएं होती है, लेकिन 3 ऐसी बुनियादी भाषाएं होती है, मतलब कि 3 ऐसी नॉर्मल, मतलब ये मान लो बेसिक भाषाएं होती है जिनका उपयोग तो होना ही चाहिए, मतलब होता ही है, नॉर्मली होता ही है, सबसे ज़्यादा काम आने वाली बुनियादी भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी है आपको दे रखी है यहाँ पे, देखो, जीरो, लो तथा हाई लेवल, कोबोल, बेसिक एंड प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, पीएलए, स्नोबल, मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। बताओ भाई, इनमें से कौन सी 3 बुनियादी भाषाएं मतलब कि नॉर्मली सब में यूज होती है। तो आप सबको पता है कि अपन सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं कौन कौन सी, मशीनी भाषा, एक असेंबली भाषा और एक कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। भाई अपन असेंबली भाषा को भी किस में बदल रहे थे, मशीनी भाषा में बदल रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज को भी किस में बदल रहे थे, मशीनी भाषा में बदल रहे थे। इसको बदलने के लिए अपन असेंबलर का यूज कर रहे थे और इसको बदलने के लिए अपन इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो बुनियादी भाषाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, एक तो मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा और एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखो, ये जो एग्जाम है लाइब्रेरियन 2016, इसमें देख लो कितनी बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अपने पटवार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, एक बूट स्ट्रैप क्या है। तो बूट नाम सुनते ही आपको एक ही बात ध्यान रखना, कभी बूट आ जाए कंप्यूटर के अंतर्गत, बूट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बूट कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब ऑप्शनों में से आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि बूट क्या है। तो बूट कुछ नहीं है, बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए छोटा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। तो बूट स्ट्रैप क्या होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको यहां से एक ही रामबाण और मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड याद रखना है। कौन सा वाला मेथड याद रखना है कि बूट जहां पे भी आ जाए ना, तो बूट का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर की स्टार्टिंग, मतलब उसको ऑन करने से रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 74। और यहां पे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आरएसएस बी और कौन सा बोर्ड, आरपीएससी बोर्ड, इन दोनों के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया हो, चाहे उसको 360 तरीके से घुमा करके कैसे भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको मैंने पूरा का पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। और आप क्या करना, अब अगर देखो ये कौन सी क्लास थी अपनी, लगभग शायद 5वीं क्लास थी ये। ठीक है, 5वीं क्लास थी, इससे पहले मैं 4 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूँ इस चैप्टर की। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पूरी देख लेना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एक बार वापस बता देता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा एक बार ड्राफ्ट बन जाएगा पूरे चैप्टर का। क्या था भाई, सबसे पहले तो यहां पर यूनिट चल रही थी अपनी कौन कौन सी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सा हार्डवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया अपना। ठीक है, दूसरा टाइप पूछेगा आपको कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको पूछेगा कि कौन सा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको बता ही दिया मैंने भाई, जो ऐप के रूप में होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम मतलब ऐप के रूप में नहीं रहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको मेनली 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखने हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, दूसरा आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर याद करने हैं, और तीसरा आपको कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज होती है वो, और चौथा हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर। ये चारों क्या होते हैं, मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये चारों याद कर लेना, और जितने भी ऐप होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरी बात करते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है ना, उन सबको एग्जाम्पल याद रखने हैं भाई, कौन कौन सा तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबका काम याद रखना है आपको। जैसे कौन सा मल्टी यूजर है, कौन सा मल्टीटास्किंग है, कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग है, और लिनक्स के बारे में, खासकर लिनक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक कौन सा विंडो के बारे में, विंडो के बारे में। ठीक है, तो यहां से अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो 100% है कि 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये होता है तरीका अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने का। ठीक है, अब अपन ने जितने 74 क्वेश्चन किए, 74 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराए, तो लगभग अपन ने कम से कम भी नहीं तो 200-250 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लिए। तो अपने को ड्राफ्ट समझ में आ गया कि यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से आपको बताई दिया, एक तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पहचानने का, एक एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहचानने का, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है कि आपको विंडो का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि आपको लिनक्स का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए। ठीक है, बाकी पटवार एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने का ही अपना टारगेट है, और अपन ने इसी उद्देश्य से 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आगे की यूनिट छोटी छोटी है, देखो यही सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिट थी, और एक कौन सी, मेमोरी वाली बड़ी यूनिट आएगी।
इसके अलावा बाकी सभी छोटे छोटे यूनिट है। इस कारण से इनमें देखो क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा है। पटवार एग्जाम का अगर आप इतिहास देखोगे तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइल सिस्टम से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना अपने को, ठीक है। तो अगले यूनिट के अंतर्गत अपन फाइल सिस्टम करेंगे और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। और फाइल सिस्टम का फायदा ये मिलेगा कि इस चैप्टर को जब अपन करेंगे तो इससे रिलेटेड बातें अपने कहाँ पर काम आएगी, यहाँ पर काम आएगी। तीनों के अंतर्गत ध्यान रख लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आती है कौन सी, फाइल सिस्टम काम आती है। तो कल अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत, और शायद अपने एक ही क्लास में ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अगली क्लास के अंतर्गत अपन यूनिट नंबर 4 करेंगे। बाकी अगर आपने यूनिट 1 2 3 कुछ भी नहीं देखा है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से, वहां पर जाकर के आप पिछली क्लासें देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी कहना है, चाहे पशु परिचर का रिजल्ट हो, चाहे आपको इन क्लासों से कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। धन्यवाद। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको 6:30 बजे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो आने का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। धन्यवाद।